This conference will now be recorded. स्टार्ट करते यूनिट 3। टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है? इंस्ट्रक्शन साइकिल्स इज अ कलेक्शन ऑफ फेजेस टू एग्जीक्यूट अ वन इंस्ट्रक्शन। किसी एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को मल्टीपल फेज का यूज करना पड़ता है। उन फेजेस को हम लोग इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इसको जनरली हम लोग कह सकते हैं इट इज सीक्वेंस of phase to complete one instruction। ठीक है, तो कौन कौन से फेज हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल में, वो डिपेंड करते हैं हमारे टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन पे। यदि हमारा इंस्ट्रक्शन मेमोरी रिलेटेड है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, तो उस केस में हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल होंगी। सबसे पहले होता है फैच, भी वन बाय वन बताऊंगा फैच क्या होता है। सेकंड होता है डिकोड, थर्ड होता है कंप्यूट, एंड फोर्थ होता है एग्जीक्यूट। ठीक है, किस केस में? यदि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो आपको ये चार फेज, एटलीस्ट मिनिमम चार फेज का यूज करना पड़ेगा फॉर अ कंप्लीशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। यदि आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस है, मतलब उसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, रजिस्टर से रिलेटेड है, रजिस्टर रेफरेंस, या फिर इनपुट आउटपुट रेफरेंस, या फिर इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन। तो उस केस में हम लोग गो थ्रू द फर्स्ट फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, यदि मेमोरी रेफरेंस है तो मिनिमम फोर फेज का यूज करोगे। यदि रजिस्टर रेफरेंस है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, तो तीन फेज का मिनिमम, फैच डिकोड एग्जीक्यूट। ठीक है, ये तो मिनिमम हो गया कि इतने इंस्ट्रक्शन साइकिल होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा sometime we go through, यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, मिनिमम ये तो होने चाहिए। इसके अलावा इसमें दो तीन फेज और ऐड कर सकते हो। वो कौन कौन से जनरली फेज ऐड होते हैं? तो सबसे पहले फैच तो आएगा ही आएगा, सेकंड है डिकोड, थर्ड है ऑपरेंड फैच,
फोर्थ है एग्जीक्यूट एंड फिफ्थ है राइट बैक। राइट बैक, ठीक है। तो समटाइम दीज साइकिल आल्सो यूज्ड, ठीक है। ये और एक्सटेंडेड है। डिकोड के बाद ऑपरेंड फैच को भी हम लोगों ने फेज फॉर्म में डिनोट किया है, ठीक है। एग्जीक्यूट के बाद हमने राइट बैक का यूज किया है, ठीक है। तो अभी वन बाय वन सबको समझते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि यदि जनरल वर्ड में कहा जाए इंस्ट्रक्शन को, इंस्ट्रक्शन साइकिल को जनरल वर्ड में सिर्फ, तो जनरल वर्ड में इंस्ट्रक्शन साइकिल हमारी 4 फेज कंटेंट करती हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग को फैच परफॉर्म करना पड़ता है, देन आफ्टर डिकोड, देन आफ्टर इज कंप्यूट, देन आफ्टर एग्जीक्यूट, और उसके बाद वापस हम लोग इनिशियल फेज में आ जाते हैं, ठीक है। इट इज ए इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉर जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब वन बाय वन समझते, फैच में क्या करना पड़ता है, डिकोड में, कंप्यूट में, एग्जीक्यूट में। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। Now start first phase of instruction cycle, which is fetch. Fetch, ठीक है। तो जनरली आपको पता है इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होते हैं, मेमोरी में, ठीक है। जनरली जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे वो हमारे कहाँ स्टोर होंगे, मेमोरी में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, और फैच करके कहाँ पे लाना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, कि उसके बाद हम उस पे उसको कंप्लीट कर सके कि उस इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियली जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, मेमोरी में, ठीक है। तो अभी हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, मेमोरी में है, यहाँ पे है। फैच में क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी इंस्ट्रक्शन मेमोरी में हो जो हमें परफॉर्म करना है, उसको कहाँ पे लाना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, बस। फैच में सिर्फ यही परफॉर्म करते हैं कि मेमोरी लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको वहां से फैच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करना है, ठीक है। तो जनरली यदि इसको मैं कहूँ तो क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसको हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द इंस्ट्रक्शन इन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन हमारा प्रेजेंट कहाँ होगा, इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट इन मेमोरी, इन
मेमोरी। तो फैचिंग में यही करते हैं। अब ये प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा? किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए फैच वाला फैच कैसे कंप्लीट करेंगे? मेमोरी में है इंस्ट्रक्शन, तो मेमोरी में कहाँ पे है? क्योंकि मेमोरी का स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो मेमोरी तुम्हारा इस तरह है। ये लोकेशन है, ठीक है, और मान लो यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन है सारे, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रक्शन फैच करना है, किस लोकेशन का इंस्ट्रक्शन फैच करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एनीवन टेल मी हाउ टू नो विच इंस्ट्रक्शन वी कैन फैच? किसी को नहीं पता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे हम लोग? अच्छा, चलो ठीक है, फिर वन बाय वन ये बताओ, एआर रजिस्टर का काम क्या होता है? AR register hold the address of memory data, ठीक है। What is the role of DR? DR register hold the data which comes from memory. What is the role of AC? AC is the accumulator which hold the result of ALU. Input register hold the inputs which comes from input device, ठीक है। IR instruction register hold the instructions which store in a memory. Temporary register used for temporary purpose, and output register which holds the outputs value which comes from CPU, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का क्या रोल है? व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर? प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम काउंटर में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एड्रेस होगी, ठीक है। क्योंकि ये सारे रजिस्टर, AR रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हो गया, ये सारे रजिस्टर क्या करते हैं? एड्रेस को होल्ड करते हैं, ठीक है। यदि हमारा मेमोरी 409 4096 इंटू 16 है, तो हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा एंड हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द एड्रेस, ठीक है। तो ये तो डेटा का साइज है, एक ब्लॉक का साइज 16 बिट का होगा, और इतने सारे हमारे पास ब्लॉक्स हैं, या इतने सारे एड्रेस भी कह सकते हो। इतने एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की जरूरत होगी? तो इसको 2 के पावर में लिखना पड़ेगा। तो 2 के पावर कितना लिख दूं कि मेरे को 4096 मिल जाए? तो 2 के पावर 12 लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो 12 बिट का क्या होगा? एड्रेस होगा, और 16 बिट का क्या होगा? हमारा डेटा होगा, ठीक है। तो AR और प्रोग्राम काउंटर दोनों हमारे 12 बिट के होंगे। डेटा रजिस्टर 16 बिट का, एक्यूमुलेटर 16 बिट का, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 16 बिट का, टेम्पोररी रजिस्टर 16 बिट का, इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर इज 8 बिट का होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर हमें बताएगा कि मेमोरी के किस लोकेशन पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या परफॉर्म करोगे? प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस है वो किसको भेजोगे? AR रजिस्टर को, क्योंकि AR रजिस्टर डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ मेमोरी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन अ फर्स्ट क्लॉक T0, T0 इज द टाइमिंग क्लॉक या क्लॉक 1, टाइमिंग क्लॉक 1, क्या करना है? प्रोग्राम काउंटर में जो भी वैल्यू है वो किसको भेजना है? AR रजिस्टर को, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोग्राम काउंटर सेंड द डेटा टू AR रजिस्टर, ठीक है। मान लो यदि हमारे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 203 थी,
ठीक है, अब हमने भेज दिया उसको AR रजिस्टर में, तो AR रजिस्टर की वैल्यू क्या होगी 203। अब क्या करना है, AR रजिस्टर में एड्रेस है, उस एड्रेस पे कहाँ पे जाना है, मेमोरी के अंदर, इनसाइड द मेमोरी गो टू AR एड्रेस, जो इसमें AR में वैल्यू उस एड्रेस पे जाएंगे। ठीक है, तो वो कैसे होगा, हमें अब परफॉर्म करना है रीड ऑपरेशन। ठीक है, रीड करना है डेटा को, उस लोकेशन के डेटा को, और उसको सेंड कहाँ पे करना है, डेटा रजिस्टर में। ठीक है, वी कैन सेंड द वैल्यू टू द डेटा रजिस्टर। So after second clock, what we can do? We can do memory data register, MDR या MAR, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को एड्रेस रजिस्टर भी कह सकते हैं, मेमोरी डेटा रजिस्टर को डेटा रजिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है कि MAR MDR या AR और DR लिखा हो, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस एड्रेस लोकेशन पे जो वैल्यू है वो हमें भेजना है डेटा रजिस्टर में। तो क्या करेंगे, इन रजिस्टर DR सेंड द वैल्यू ऑफ मेमोरी लोकेशन MAR। ठीक है, यही परफॉर्म करना था ना। ठीक, उसके बाद अब हमारा इंस्ट्रक्शन जो था वो कहाँ पे आया, MDR रजिस्टर, मतलब इस रजिस्टर में आ गया। अब इस रजिस्टर से हमें इंस्ट्रक्शन को कहाँ पे भेजना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, तो वी कैन सिंपली राइट दैट टाइमिंग क्लॉक थर्ड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द वैल्यू ऑफ MDR रजिस्टर। ठीक है, इट इज द रजिस्टर ट्रांसफर। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 203 थी, ये फैच हो गया, ये इंस्ट्रक्शन फैच हो गया, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक अपडेट होता है, प्रोग्राम काउंटर अपडेट बाय 1, तो ये हो गया 204। तो यहाँ पे हमें ये परफॉर्म करना पड़ेगा, तो प्रोग्राम काउंटर होल्ड द वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर प्लस 1, ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 203 वाले लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन था वो तो हमने फैच कर लिया, अब नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 204, तो यहाँ पे हमें उसको अपडेट करना पड़ेगा कि प्रोग्राम काउंटर अपडेट बाय 1। ठीक है, तो दिस कंप्लीट ऑपरेशंस यूज फॉर फैच। ठीक है, तो ये जो स्मॉल स्मॉल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं इसको हम लोग कह सकते हैं माइक्रो ऑपरेशन। These are also called as micro operation। ठीक है, क्लियर हुआ। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ। फैच वाले फील्ड में कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं है। हेलो, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं तो अच्छी बात है। Sometimes we can write same instruction micro operation in नेक्स्ट अदर फॉर्मेट। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू किस में जा रही है, AR रजिस्टर में। ठीक है, तो मतलब प्रोग्राम काउंटर
आउट एंड AR रजिस्टर इन। तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, T0 टाइमिंग क्लॉक पे MAR इन कॉमा प्रोग्राम काउंटर आउट। मतलब प्रोग्राम काउंटर अपना डेटा एड्रेस रजिस्टर को सेंड कर रहा है और एड्रेस रजिस्टर को एज ए इनपुट ले रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी लिख सकते हो वही चीज। ठीक है, सम टाइम किसी किसी बुक में इन और आउट का यूज किया गया, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, अब जैसे ये वाला इंस्ट्रक्शन लिखना हो आपको, तो इसमें लिख सकते हो क्या, T1 क्लॉक पे क्या हो रहा है, डेटा रजिस्टर हमारा डेटा ले रहा है, तो MDR इन कॉमा इस लोकेशन की वैल्यू को आउट हो रहा है, तो मेमोरी आउट। ठीक है, अब इसको लिखना हो सिंपली टू टाइमिंग क्लॉक पे IR इन कॉमा MDR आउट कॉमा प्रोग्राम काउंटर जस्ट इंक्रीमेंट है ये। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे कोई वैल्यू कहीं ट्रांसफर नहीं हो रही, जस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, PC+1। ठीक, तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, यदि एरो का यूज नहीं करना तो इन और आउट का यूज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया इंस्ट्रक्शन फैच क्या होता है। फैच जस्ट गेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी इनटू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, और वो कंप्लीट कैसे होता है, इन सब सारे वैल्यू का यूज करना, माइक्रो ऑपरेशन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डिकोड की। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, एनी डाउट। कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डिकोड। ठीक है, डिकोड का मतलब क्या होता है कि गिवन इंस्ट्रक्शन जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में है, अभी हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आ गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, ठीक। तो डिकोड का मतलब होता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन। ठीक है, तो हमें उसको डिकोड करना पड़ेगा कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो किस टाइप का है, क्या परफॉर्म करवाना चाहता है। ठीक है, तो डिकोड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन इन IR रजिस्टर, क्योंकि अब हमारा इंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, IR रजिस्टर में आ गया है। और IR रजिस्टर कितने बिट का है, अकॉर्डिंग टू मेमोरी साइज IR रजिस्टर कितने बिट का है, 16 बिट का है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात की थी, तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट डिवाइड द इंस्ट्रक्शन इन 3 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, डिसाइड द मोड। मोड कितने बिट का, 1 बिट का। सेकंड पार्ट क्या होता है, ऑप कोड। कितने बिट का, 3 बिट का।
ठीक है, बाकी रिमेनिंग हमारे कितने बिट का बचा, 3 1 4, 12 बिट। 12 बिट का क्या होता है हमारा, ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड। ठीक, अभी क्या होगा मैं वही बताऊंगा। ठीक है, तो डिकोड में क्या कर देंगे हम लोग, पता करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपकोड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। टोटल 16 बिट का होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक, तो सबसे पहले डिकोड करने से पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि इस मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एक्चुअल में 16 बिट का तो होता है, पर क्या क्या होता है उसमें उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अभी से मैं मेमोरी रेफरेंस की बात करूंगा, उसके बाद रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस की बात करेंगे हम लोग। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में दो टाइप से हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है, मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हमारे डायरेक्ट मोड का भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मोड का भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट मोड में आई की वैल्यू होगी 0। आई का मतलब दिस, इसको आई से भी डिनोट कर, और इनडायरेक्ट मोड में आई की वैल्यू होगी 1। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला इंस्ट्रक्शन है एंड, दूसरा ऐड, तीसरा लोड, स्टोर, ब्रांच अनकंडीशनल, ब्रांच एंड स्टोर एड्रेस, इंक्रीमेंट इफ रिजल्ट इज 0। ठीक है, तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन विच इज रिलेटेड टू मेमोरी, वेदर इट इज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। यदि ये डायरेक्ट है, ठीक है, यदि एंड ऑपरेशन हमारा डायरेक्ट है, इंस्ट्रक्शन हमारा डायरेक्ट है, तो उसका कोड क्या है 16 बिट का, 0 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ऐड का है 1 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। लोड एक्यूमुलेटर का है 2 क्रॉस क्रॉस। इसका है 3 क्रॉस क्रॉस, 4 क्रॉस क्रॉस, 5 क्रॉस क्रॉस और 6 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ठीक है, और सेम हमारा में होगा तो उस क्रॉस क्रॉस
ये है हेक्साडेसिमल, यहाँ पे है डेसिमल फॉर्म की तरह। ठीक, 9 के बाद हेक्साडेसिमल में 10 को लिखते हैं ए, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, टी क्रॉस क्रॉस, दीज आर द इंस्ट्रक्शन। हमें इसी को डिकोड बिट का एड्रेस मेमोरी अटैच करके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वाला 1 क्रॉस को रजिस्टर में लिखो, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट बिट में रिप्रेजेंट होगा। तो और ये जो कुछ भी हो हमें आवाज, यस या नो, हेलो, कट रही है आवाज। ओके ओके, जस्ट वेट 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 वेट। हेलो, अब बताओ। क्लियर हुई? हेलो, आ रही है? ठीक है, ठीक ठीक, ओके, चलो। ठीक है, तो क्रॉस क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ पे 4 बिट को कोई भी इंफॉर्मेशन हो, हमें कोई इशू नहीं, हमें मतलब है इस 1 से। तो 1 को मैंने 4 बिट में लिख दिया 0001, और यहाँ पे 12 बिट कुछ भी हो, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैंने फर्स्ट 4 बिट को रिप्रेजेंट करते, ये 16 बिट का हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, ऐड ऑपरेशन हमारा इसी तरह रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, डिकोड वाले में पता करना है कि ये इंस्ट्रक्शन किससे रिलेटेड है, ऐड ऑपरेशन है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट बिट आई यूज फॉर डिफाइन द मोड। ठीक है, 3 बिट किसके लिए यूज किया, ऑप कोड के लिए। तो इस 3 बिट को कैसे यूज करेंगे हम लोग, ये 3 बिट एज ए इनपुट डिकोडर के लिए वर्क करेगा। ठीक है, 3 बिट इनपुट फॉर डिकोडर, और डिकोडर का काम होता है, यदि 3 बिट का डिकोडर इनपुट है तो आउटपुट होगा हमारा 2 के पावर 3 मतलब 8 आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, 8 आउटपुट में क्या क्या हो सकता है, 0 से लेके 7 तक की। ठीक है, तो डिकोडर में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला आउटपुट D0, D1, D2, डैश डैश डैश, D7, 8 आउटपुट हो गए। ठीक है, तो डिकोडर में यदि वैल्यू, डिकोडर की बात करता हूं मैं, मान लो यहाँ पे डिकोडर इस तरह मैं लिख दूं, वर्टिकली दिखाऊं, 3x8 का डिकोडर, 3 इनपुट लिया आपने। यदि फर्स्ट इनपुट 00 है तो डिकोडर D0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, बाकी रिमेनिंग की क्या होगी, 0, D1, D2, D3, D4, D5, D6,
और डिसेंड, बाकी सबकी 0 होगी। यानी यहाँ पे 0 0 1 प्रोवाइड किया मैंने, ठीक है, तो इसमें D1 की वैल्यू 1 होगी, बाकी सबकी 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 0 1, तो ये क्या है 5, तो मतलब D5 की वैल्यू 1, बाकी सबकी 0। ठीक है, तो यही डिकोडर का रोल है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। तो जब I की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि गिवन इंस्ट्रक्शन हमारा कैसा है, डायरेक्ट मोड का है। जो यहाँ पे लिखा है ना आई इक्वल टू यदि 0 है तो ये डायरेक्ट मोड का है, तो ये हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट मोड का है। अच्छा, ये जरूरत क्यों है कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इसका यूज क्या है? ठीक है, तो जब ये डायरेक्ट मोड में है तो यहाँ पे हमें पता चला क्या कि आई इक्वल टू 0। ठीक, वेन आई इक्वल टू 0 मतलब डायरेक्ट मोड है, तो यहाँ पे जो 12 बिट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, इन द केस ऑफ मेमोरी रेफरेंस 12 बिट इंफॉर्मेशन क्या है, डायरेक्टली आपको क्या गिवन है, इफेक्टिव एड्रेस। जो वैल्यू वहां पे है वो क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है। ठीक है, ई ए की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे, किस केस में, जब आई इक्वल टू 0 है तो। ठीक है, सेकेंड चीज, अब यहाँ पे डिकोडर इनपुट 0 0 1 है, तो 0 0 1 में डिकोडर का आउटपुट क्या होगा, D1 इक्वल टू 1। ठीक है, और जब D1 इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्लियर है कि ऐड ऑपरेशन है। ठीक है, जब D1 इक्वल टू 1 होता है तो ये क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ऐड ऑपरेशन, क्योंकि यहाँ पे एंड के लिए D0 की वैल्यू 1, D0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड के लिए, यहाँ पे D1 की, यहाँ पे D2 की, D3 की, D4 की, D5 की और D6 की। ठीक, जस्ट 1 मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ सर, हेलो, जल्दी आ गए सर आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब D0 की वैल्यू 1 होगी तो एंड ऑपरेशन, D1 की वैल्यू होगी 1 तो ऐड ऑपरेशन। ठीक है, तो डिकोडर यहाँ पे यदि 0 0 1 है तो D1 इक्वल टू 1 हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब हम समझ गया कि यदि D1 इक्वल टू 1 है तो ऐड ऑपरेशन हमारे इंस्ट्रक्शन में गिवन है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे कि इस पार्ट को कहाँ भेजना है, इस पार्ट को कहाँ भेजना है और इस पार्ट को कहाँ भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, इफेक्टिव एड्रेस गिवन है। ठीक है, तो डिकोडर में क्या क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले टाइमिंग क्लॉक, तो यदि मैं डिकोडर के यहाँ पे लिखूं टाइमिंग क्लॉक T0 T1 और T2 यूज इन फैच, नेक्स्ट टाइमिंग क्लॉक T3। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, डिकोडर को क्या क्या दिया है हम लोगों ने, डिकोडर को दिया हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का डिकोड IR। अब कौन कौन से बिट्स वैल्यू दी थी हम लोगों ने, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो बिट पोजीशन का ये 15 नंबर पे है, ये 14 13 12 और ये यहाँ पर 11 10 डैश 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 0 तक। ठीक है, 0 to 11 हमारा क्या है, एड्रेस है, इफेक्टिव एड्रेस है। 12 to 14 हमारा क्या है, डिकोडर का इनपुट, और 15 हमारा मोड के लिए आई फ्लैग। ठीक है, तो डिकोड आई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और बिट पोजीशन 14 13 12, ये एज ए इनपुट किसको देंगे हम लोग,
डिकोडर को, तो डिकोडर के केस में क्या होगा, आउटपुट जनरेट होगा कौन कौन सा, D0 से लेके D7 तक, ठीक है। तो ये तीन इनपुट्स एज अ D0, D1 और D7 के लिए हमारा एज ए आउटपुट वर्क करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइमिंग क्लॉक पे तो हमने ये परफॉर्म किए। सेकंड क्या करना है, अब रिमेनिंग क्या बचा, एक ये वाला पोजीशन का बचा, बाकी ये बचा। ये तो एड्रेस है पता है, यदि i इक्वल टू 0 तो इफेक्टिव एड्रेस है, यदि i इक्वल टू 1 होता तो एड्रेस ऑफ इफेक्टिव एड्रेस होता, ठीक है। तो ये एड्रेस है, तो इसको कहाँ भेजना होगा, सिंपल सी बात है, AR रजिस्टर में, ठीक है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर टेक द वैल्यू इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑफ बिट पोजीशन 11 से लेके 0 तक वाली वैल्यू, ठीक है। थर्ड क्या करना है, इस आई वाले रजिस्टर में क्या भेजना है, इट इज ए फ्लैग रजिस्टर, गिव द बिट पोजीशन ऑफ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 15, ठीक। तो दिस इज द कंप्लीट डिकोडिंग पार्ट, ठीक। अब पता कैसे चलेगा कि कौन कैसे क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या होगा, यहाँ पे डिकोडर का आउटपुट देखोगे कि D0 इक्वल टू क्या है, D1 इक्वल टू क्या है, D2 इक्वल टू क्या है, ठीक है। जिसकी वैल्यू 1 होगी तो हम समझ लेंगे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। हेलो, ठीक है, डिकोड कंप्लीट हो गया। कंप्यूट एंड एग्जीक्यूट हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे इस पर, ठीक है। एक बार आप इसको स्टडी करना। ओके, इनफ फॉर टुडे।